स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन में। आज हम लोग दोस्तों भारत के वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। हमने पिछली कक्षा में भारत की जलवायु, मौसम और मानसून के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई नोटिफिकेशन आपसे छूट न जाए और अन्य स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। तो आइए दोस्तों पहले जान लेते हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। दोस्तों वनस्पति प्रकृति क्या होता है? तो वो सभी वनस्पति या वन पेड़ पौधे या जीव जंतु जिस पर जो मानव से प्रेरित नहीं होते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित वो सभी पेड़ पौधे जीव जंतु जो मानव से प्रेरित नहीं होते वो प्रकृति कहलाते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति क्या है दोस्तों? तो घास जो हमारे आजू बाजू में जो भी घास देखते हैं हम लोग, झाड़ियाँ देखते हैं, पेड़ पौधे जो देखते हैं वो सारे प्राकृतिक वातावरण में बिना किसी मानव सहायता के उत्पन्न हुए हैं। जैसे जंगल हम लोग जाते हैं दोस्तों तो बहुत सारे क्या हमने थोड़ी ना लगाया, वो क्या है बिना मानव सहायता से उपजे हुए हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक वातावरण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक वातावरण को कई भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे कुछ होता है जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। भारत की बात करें तो भारत के वनस्पति को 5 भागों में बांटा गया है। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, फिर मरुस्थलीय वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन करके इसको 5 भागों में बांटा गया है। वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, फिर मरुस्थलीय वन और पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। सदाबहार क्या होता है? इसके नाम से समझ सकते हैं दोस्तों कि जो चीज़ सदाबहार मतलब हमेशा हरियाली होती है। मतलब इसमें क्या होता है, इसकी खास विशेषता ये है कि दोस्तों कि यहाँ के इस जंगल में जो है पेड़ पौधे के पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम सदाबहार वन है। पतझड़ के नाम से हम समझ सकते हैं कि पत्ते झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं कि मतलब इसमें इस जंगल की खास विशेषता है कि जो जंगल में है वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, किसी खास मौसम या किसी खास मंथ में वर्ष में एक बार अपने पत्ते सब झड़ देते हैं, उसको ठीक है गिरा देते हैं। इसके कारण इसका नाम पतझड़ वन भी है। ठीक है, मरुस्थलीय वन मतलब मरुस्थलों में उत्पन्न होने वाले वनों को मरुस्थलीय वन कहते हैं। पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पन्न वनों को पर्वतीय वन बोलते हैं। और मैंग्रोव वन ये डेल्टाई क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, समुद्र के किनारे लवणीय पानी क्षेत्र में इसको उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों आगे देखें भारत के प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। तो पहला क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे पत्ते हमेशा एक पेड़ पे लगे होते हैं, मतलब यहाँ इसके पत्ते हमेशा गिरते नहीं है किसी मौसम। पतझड़ वन में क्या होता है कि किसी खास मौसम में क्या करते हैं वो पत्ते गिरा देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। कारण क्योंकि ये उन क्षेत्रों में उपस्थित जहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ इसके लिए लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा की जरूरत होती है। ठीक है, ये अत्यधिक सघन वन होती है। क्यों? कारण इसके कारण जो सघनता के कारण जो सूर्य की रोशनी है वो धरातल तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, इतने सघन वन होते हैं। यहाँ इसकी जो तनाएं होती है, शाखाएं होती हैं, इस पर लताएं, बेल की लताएं जो है वो चढ़ी हुई रहती है, इसको जकड़ी हुई रहती हैं। इस सूर्य की किरणें क्या होते हैं धरातल तक पहुंच नहीं पाते, इतने सघन वन होते हैं ये। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो मैंने बताया दोस्तों अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्र, भारत की जो अधिकतम वर्षा जो यहाँ पे होती है ये वहाँ पे इसका विस्तार है। तो भारत के अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य जिसमें कल मैंने मानसिंह राम के बारे में बताया, चेरापूंजी के बारे में बताया था। पश्चिमी घाट के क्षेत्र जहाँ पे भारत में सबसे पहले क्या बोलते हैं, सबसे पहले जो मानसूनी पवनें प्रवेश करती है भारत में। अब पश्चिमी घाट क्यों? तो ये खड़े कगार पे यहाँ पे पश्चिमी घाट, तो जो वर्षा होती है क्या होती है यहाँ पे जब भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ पे टकरा करके इस पर्वत से टकरा करके भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पे क्या होती है वर्षा करा देती है, अधिक ज़्यादा वर्षा करा देती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विस्तार है। अंडमान निकोबार के बारे में द्वीप के बारे में मैंने बताया, भारत में यहाँ पे भी वर्षा होती है। ठीक है, और उसके बाद कौन सा है नॉर्थ ईस्ट राज्य, यहाँ पे मेघालय के क्षेत्र में जहाँ पे चेरापूंजी मानसिंह के क्षेत्र जो है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के क्षेत्र हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रमुख वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं? तो महोगनी, एबोनी और रोजवुड नामक यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। आगे देखिए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के बारे में। तो पतझड़ वन मीन्स
ये क्या होता है, ये पेड़ की खासियत होती है कि ये वर्ष के किसी एक माह में अपने पत्ते लूज कर देते हैं, मतलब गिरा देते हैं, ठीक है। जैसे पीपल का पेड़ आपने देखा होगा किसी मौसम में, महुआ का पेड़ देखा होगा आपने, सखुआ का पेड़, सखुआ का जंगल देखा होगा। वहाँ पे क्या होता है कि जो पेड़ है वो अपने पत्ते एक माह के अंदर गिरा देते हैं किसी माह में, ठीक है। इसकी खास विशेषता होती है। तो ये कहाँ पे इसका विस्तार है, तो इसको एक अन्य नाम से भी बोलते हैं, इसको मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ वर्षा कितने की आवश्यकता थी, तो 70 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास इसको वर्षा की जरूरत होती है इस जंगल को, ठीक है। इस वर्षा वाले क्षेत्र में ये इसका विस्तार है, ठीक है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में इसका विस्तार है इस वन का। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का विस्तार है। तो इसका विस्तार किन किन राज्यों में है बात करें दोस्तों, तो इसका विस्तार आपका जो मध्य भारत के जितने सारे राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सारे जो क्षेत्र हैं यहाँ पे इसमें इसका विस्तार है आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का विस्तार, ठीक है दोस्तों। इसके प्रमुख वृक्ष के बारे में अगर बात करें तो साल, सागौन, पीपल, नीम और शीशम, ये इसके जिलेबी के नाम से एक पेड़ होता है, उसको भी आप लोग इसमें गिनते हैं, ठीक है। साल हो गया जिसको हम लोग सखुआ बोलते हैं, ठीक है। सागौन जिसको हम लोग बोलते हैं, पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, शीशम का पेड़ हो गया, ये सारे पेड़ किस में आते हैं, आपके उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आगे देखें, भारत के प्राकृतिक वनस्पति में मरुस्थलीय वन में ये वन जो है किन क्षेत्रों में पाया जाता है, मरुस्थलों में। जैसे नाम से पता चलता है कि मरुस्थलों में पाए जाने वाले वन को मरुस्थलीय वन कहते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र ये शुष्क क्षेत्र होते हैं, ठीक है। शुष्क क्षेत्र, यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं ये। जैसे राजस्थान हो गया आपका, फिर पंजाब का कुछ क्षेत्र हो गया, पंजाब का दक्षिणी क्षेत्र वाला हो गया, फिर हरियाणा का क्षेत्र हो गया, गुजरात का उत्तरी क्षेत्र जो होता है, फिर मध्य प्रदेश का भी कुछ भाग इसमें आते हैं। इन क्षेत्रों में क्या होता है, इसका वर्षा बहुत कम होने के कारण यहाँ पे मरुस्थल का निर्माण हुआ है, ठीक है। शुष्क क्षेत्र होता है ये, ठीक है। इन क्षेत्रों में इसका विस्तार किन किन क्षेत्रों में है, तो राजस्थान में इसका विस्तार, पंजाब, हरियाणा हो गया, पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है, पश्चिमी घाट ढाल का ये पूर्वी ढाल जो है ये इस क्षेत्र में, और गुजरात के क्षेत्र में। अब पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल क्यों, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल क्यों ऐसा है कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, और पूर्वी ढाल पे मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। कारण क्या है, तो कारण है दोस्तों, मैंने बताया था जो मानसूनी पवने हैं वो क्या होती है, अरब सागर से उठ करके पश्चिमी घाट के जो खड़े कगार हैं वहाँ पे टकराते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके टकराते हैं। अब टकराने के बाद क्या होता है, वर्षा जो होती है इस क्षेत्र में अधिक हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद पूर्वी ढाल के साथ ये ऊंची हो जाती है, और उसके बाद इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती है, जिसके कारण यहाँ पे आपके मरुस्थलीय वन का निर्माण हुआ, मरुस्थलीय वन का विस्तार हो गया, ठीक है। अब इसमें कौन से वृक्ष आते हैं, प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, तो कैक्टस जिसको नागफनी बोलते हैं, फिर बेर का पेड़ जो होता है, बेर का पेड़ हो गया, फिर बबूल हो गया, आंवला का पेड़ हो गया, कीकर हो गया, खेर हो गया, ये सारे वृक्ष किस में आते हैं, आपके मरुस्थलीय वन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें पर्वतीय वन तो पर्वतीय वन नाम से ही मालूम चल जाता है दोस्तों कि पर्वतों में पाए जाने वालों को हम लोग पर्वतीय वन बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से वृक्ष आ जाते हैं, तो हम लोग देवदार के वृक्ष देखते हैं, हम लोग चीड़ के वृक्ष देखते हैं, पाइन के पेड़ देखते हैं, इन सारे पेड़ पर्वतीय वन में आते हैं। ये ऊंचाई के साथ क्या होता है, इसमें ऊंचाई के साथ वनस्पति में अंतर होना चालू हो जाता है। आप जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते जाएंगे, वनों की ऊंचाई हो या फिर वनों के प्रकार में भिन्नता आना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है दोस्तों। पर्वतीय वन में उष्णकटिबंधीय से वन से लेकर के यहाँ पे जो टुंड्रा वन के प्रकार हैं, टुंड्रा में जो जैसे वन आ जाते हैं, जिससे काई लाइकेन सब आते हैं, जो ऊंचे पर्वतीय बर्फीले क्षेत्र में जो पाए जाते हैं उसको टुंड्रा प्रकार के वन बोलते हैं। तो उष्णकटिबंध प्रकार से लेकर के टुंड्रा प्रकार के वन भी इसमें आते हैं, ठीक है। इसका समुद्र तल से 150 मीटर से लेकर के 250 मीटर तक हम लोग इसका पर्वतीय वन का विस्तार हम लोग देखते हैं, ठीक है। विस्तार की बात करें तो हिमालय का क्षेत्र जो है आपका, ये हिमालय का क्षेत्र हो गया इधर, और उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट साइड में हिमालय का क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पे आपका ये इस प्रकार के पर्वतीय वन के प्रकार
प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है, आप ये भी देखोगे दोस्तों कि पश्चिमी जो हिमालय है, मीन्स जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला क्षेत्र जो है, उत्तराखंड का क्षेत्र है, और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का क्षेत्र जो है, यहाँ पे की जो वन होते हैं, इन वनों में भी भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे लगभग लगभग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के टाइप के पेड़ पाए जाते हैं। आपको इधर टुंड्रा प्रकार के पौधे या वनस्पति पाए जाएंगे। अब वृक्ष के बारे में देखें तो यहाँ पे चीड़ के वृक्ष, पाइन के वृक्ष और देवदार के वृक्ष सब पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब कठोर कठोर वृक्ष होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यावसायिक वन, व्यावसायिक पेड़ के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यवसाय में यूज होता है। ठीक है, बिजनेस में। अब मैंग्रोव वन के बारे में हम देखें तो मैंग्रोव वन जो है, ये समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। समुद्र के किनारे जो हम डेल्टाई क्षेत्र, जैसे हो गया आपका यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा हो गया, फिर यहाँ पे गोदावरी का डेल्टा जो है, डेल्टा यहाँ पे इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। ठीक है, और यहाँ पे जो अंडमान द्वीप समूह है, यहाँ पे इसका विस्तार है, मैंग्रोव वन का विस्तार। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा हो गया, गोदावरी डेल्टा हो गया, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये इसमें वृक्ष में कौन कौन से वृक्ष आते हैं, तो बैंत और सुंदरी नामक वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा का जो नाम है, ये सुंदरी वृक्ष के बहुलता के कारण इसी सुंदरवन डेल्टा का नाम पड़ा है। ठीक है दोस्तों आगे झारखंड के बारे में बात करें, झारखंड के प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। तो झारखंड के प्राकृतिक वनस्पतियों को दो भागों में बांटा गया। कितने? दो भागों में। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। मैंने बताया था अभी कि झारखंड किस वन के प्रकार में आता है, तो झारखंड उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के अंतर्गत आते हैं। पर पतझड़ वन को भी दो कैटेगरी में बांटा गया, एक आर्द्र पतझड़ वन और दूसरा शुष्क पतझड़ वन। ठीक है, तो आर्द्र जो पतझड़ वन है वो किस में आते हैं, तो जहाँ पे वर्षा क्या है, 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है झारखंड में, तो आपके जो लोहरदगा क्षेत्र हो गया, रांची के क्षेत्र की जो पाट पठार जो है, रांची का पठार हो गया, वहाँ पे रांची हो गया, लोहरदगा हो गया, गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया, सरायकेला हो गया, धनबाद हो गया, संथाल परगना जो है, जो राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में संथाल परगना भी है, वो उन क्षेत्रों में क्या होता है, वहाँ पे वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें वृक्ष कौन कौन से आते हैं, तो आपके साल हो गया, सागवान हो गया, फिर शीशम हो गया, गम्हार हो गया, फिर जामुन हो गया, करेंज हो गया, आम हो गया, कटहल हो गया, करेंज हो गया। ये सारे वृक्ष जो है आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन के अंदर आते हैं झारखंड में। ठीक है, अब उष्णकटिबंधीय शुष्क क्षेत्र कौन कौन से, ये शुष्क पतझड़ वन कौन से, तो जहाँ पे वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है, ये क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उत्तरी गढ़वा हो गया, पलामू, लोहर, लातेहार, चतरा हो गया, आपका उत्तरी हजारीबाग हो गया, गिरिडीह, कोडरमा, आपका फिर देवघर। ये क्षेत्र क्या है, आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में आते हैं। ठीक है, इसमें वृक्ष कौन कौन से आते हैं, तो महुआ, खेर, पलास, आमलक, ये सारे पेड़ वृक्ष इसमें उष्णकटिबंधीय पतझड़ शुष्क पतझड़ वन के अंतर्गत आते हैं। आगे देखें दोस्तों, तो वनों की उपयोगिता के बारे में, ये वन हमारे लिए कैसे लाभदायक है, तो वन से हमें बहुत सारे उत्पाद मिलते हैं। ठीक है, और उत्पाद के लिए फिर वन जो है वर्षा में सहायक होते हैं। फिर वन से हमें इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, जिससे घर में बनाने में, फिर जो प्राचीन टाइम में क्या हुआ, जो रेलवे ट्रैक बिछाए गए, तो इमारती लकड़ी, इन्हीं लकड़ियों के वनों को काट करके रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए थे ब्रिटिश काल में। आगे बात की, फिर O2 की पूर्ति, मतलब ऑक्सीजन की पूर्ति करता है वन से हमें O2 की पूर्ति होती है। वन को फिर आप लोग कार्बन सिंक भी बोलते हैं, इसको कार्बन को सोखने के कार्य करते हैं। ठीक है, वन जीवों के लोग आश्रय के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। फिर वन जो जनजाति, हमारी जनजाति जो है, वो वन में निर्भर करते हैं। दोस्तों आगे बात करें वन्य प्राणियों के बारे में, मीन्स जंगल में रहने वाले प्राणी, जिसको हम लोग जीव जंतु के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों वन्य प्राणी, जैसे हम लोग बात की भी पेड़ पौधे के बारे में, कि किसी खास विशेष परिवेश में पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे अलग अलग परिवेश में उत्पन्न होते हैं। जैसे हमने बात करी पतझड़ वन के बारे में, देखा कि हमने वर्षा वन के सदाबहार वन में अलग पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं। फिर मैंग्रोव वन एक अलग पेड़ पौधे, एक अलग प्रजाति है जो अलग क्षेत्र में उत्पन्न होती है। फिर पर्वतीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले पेड़ों के बारे में देखा हमने कि वो अलग, उसका एक अलग परिवेश है। उसी तरह वन्य प्राणी भी क्या है, इसके भी एक अपना अपना हैबिटेट होता है, अपना अपना आवास परिवेश अलग अलग होता है। ठीक है,
कुछ हम लोग देखते हैं कुछ जीव जंतु एक खास परिवेश में उत्पन्न होते हैं, दूसरे अन्य क्षेत्रों में नहीं होते। जैसे बात करें गुजरात के गिरिवन में हम लोग एशियाई शेर को देखते हैं, जो हम अन्य भारत के अन्य भागों में नहीं देखते हैं। फिर राजस्थान और के जो अरावली जंगल है वहाँ पे हम लोग जंगली सूअर का हैबिटेट देखते हैं, वहाँ पे उसका आवास है। फिर असम का जो काजीरंगा है वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, जो अन्य भारत के क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। फिर तराई व घने क्षेत्र में हम लोग देखते हैं हाथी वहाँ पे केरल के जंगलों में पाया जाता है। ऊँट जो है रेगिस्तान में देखते हैं हम लोग, वहाँ पे है। फिर कच्छ का रण जो है वहाँ पे जंगली गधा को देखते हैं। हिमालय के क्षेत्र में जंगली बकरी देखते हैं, हिम तेंदुआ देखते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे हम लोग भालू भी देखते हैं वहाँ पे। इस तरह भारत के जो कुछ खास जंतु जो जीव जंतु हैं उसका अपना अलग अलग हैबिटेट है, ठीक है, अपना एक अलग अलग अपना परिवेश है, आवास है। तो दोस्तों इसका बात करें अब इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों हम लोग देखते आए हैं, हम लोग कहानी में सुनते आए हैं कि जो राजा महाराजा थे वो शिकार पे जाते थे, शिकार खेलते थे। ये शिकार खेलना बढ़ते जब ब्रिटिश काल का समय आया तो ये अन्य क्या बोलते हैं कंपटीशन के रूप में देखा जाने लगा कि हम कितने जानवरों को हम लोग मारते हैं। इस तरह के क्या हुआ, जो वन्य प्राणियों का क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ। वन्य प्राणी बहुत ज़्यादा सीमित तौर पर घटते बहुत कम हो गए, ठीक है, जिसके कारण इसके संरक्षण के लिए आवश्यक है। इसी तरह जंगलों में हम लोग जब रेलवे 1853 में जब आया रेलवे, तो जब शुरुआती रेलवे जब बिछाया जा रहा था तो इमारती लकड़ी को क्या बोलते लाहर के एरिया में काटा गया, ठीक है, जिसके कारण वनों का विनाश हुआ। दोस्तों इसलिए हम लोग को संरक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट लाया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ एक्ट, ठीक है। इसी के तहत संरक्षण के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट लाए। इसी के तहत हम लोग देखते हैं टाइगर प्रोजेक्ट भारत में आता है बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में। फिर एलिफेंट प्रोजेक्ट आता है 1992-93 के आसपास में। तो हम लोग ये सब चीज़ें देखते हैं। इसी के तहत जो वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत क्या है, भारत में क्या हुआ, संरक्षण के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए, जिसके तहत आप टाइगर प्रोजेक्ट देते हैं, एलिफेंट प्रोजेक्ट देते हैं। इसी तरह फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया, ठीक है, जंगलों को आरक्षित किया गया। ये सारी चीज़ें घटनाएं वाइल्ड लाइफ एक्ट आने के बाद देखते हैं हम लोग। जिम कॉर्बेट भारत के जो पहला राष्ट्रीय उद्यान बना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जो उत्तराखंड में है। इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है, ठीक है। और भारत में एक नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क। दोस्तों अभी वर्तमान के समय में बात करें तो भारत में लगभग 106 नेशनल पार्क घोषित हो चुके हैं, ठीक है। और लेटेस्ट नेशनल पार्क का नाम रायमना नेशनल पार्क है। और भारत में लगभग 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित हो चुके हैं। दोस्तों इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी, संरक्षण के लिए ये पड़ी। जंगलों का विनाश हो रहा था और पशु पक्षियों का विनाश हो रहा था। कंपटीशन के रूप में देखा जाता है कि हम कितने जंगलों को कितने पशुओं को मारते हैं। इसके कारण ये नेशनल पार्क बनाया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया। इसके संरक्षण के लिए इनको यहाँ पे संरक्षित किया जाता है। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं हमें वीडियो कैसी थी, और अन्य स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।